हेलो एवरीवन। मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। सो बिना वक्त को बर्बाद किए हुए हम लोग चलते हैं अपने हिंदू पेपर एनालिसिस की ओर। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस न्यूज़पेपर में और उसके बाद हम लोग उसे एनालाइज करेंगे। So this is today's newspaper, Friday, March 18, 2022. Let's identify the news first. This is a picture being shown here. एक पिक्चर दिखाया जा रहा है यहाँ पे जिसमें कोविड केस जो है हमारे सारे पड़ोसी नेशन में हाई हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अब हमें देखना है कि इसके इम्पैक्ट इंडिया पे क्या हो सकता है। अच्छा, इंडिया बाइज फॉर्म ऑयल, इंडियन फॉर्म्स बाई मोर ऑयल फ्रॉम रशिया, एनर्जी टाइज में डिपेंड। समझ गए? तो इंडिया जो है इंडियन फॉर्म्स जो है रशिया से ऑयल खरीदने लगे। हमें पता है, कल भी हमने देखा था, कुछ दिनों से चल ही रहा है ये न्यूज़ में कि सैंक्शंस लगाया यूएसए ने रशियन ऑयल पे, तो रशिया ने इंडिया को सस्ता में ऑयल बेचने का ऑफर किया था, तो इंडियन फर्म्स उससे खरीदने लगे हैं। ठीक है, हमें जरूरत है, हम खरीदेंगे, बात का तो। इंडिया एक्सटेंड्स 1 बिलियन क्रेडिट टू श्रीलंका। ठीक है, अभी श्रीलंका के यहाँ श्रीलंका के पीएम आए थे हमारे पीएम से मिलने, तो उसी के ये फलस्वरूप उसी मीटिंग के रिजल्ट के स्वरूप में 1 बिलियन हमने क्रेडिट एक्सटेंड किया श्रीलंका को, क्योंकि हमें पता है श्रीलंका इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है और नेबरहुड फर्स्ट होता है हमेशा। ठीक है, उसके अलावा तो कोई खास न्यूज़ है नहीं। पेज नंबर 1 पे आते हैं, पेज नंबर 2 पे भी कुछ नहीं है, पेज नंबर 3 पे भी कुछ नहीं है, पेज नंबर 4 पर भी कोई खास न्यूज़ नहीं है, पेज नंबर 5 पर भी कोई खास न्यूज़ नहीं है। सीधा आते हैं एडिटोरियल पे। ये एक प्रेमा फैसा एक अच्छा एडिटोरियल लग रहा है। Transmogrifying a behemoth, the railways. There is a paradox in the current feel-good image makeover, a deafening silence on crucial policy issue. तो पॉसिबल है इसमें पॉलिसी इश्यूज और चैलेंजेस को दिखाया जाएगा। तो ये एक अच्छा आर्टिकल है रेलवे के लिए। जब भी रेलवे का क्वेश्चन आएगा तो ये अच्छा, इससे हम लोग को बहुत सारा इनपुट्स मिलेगा। ठीक है, तो एक बड़ा आर्टिकल भी है। उसके अलावा इन सैंक्शन रूट व्हाट द वर्ल्ड मस्ट टेक नोट ऑफ। अगेन ये रशिया यूक्रेन से इशू से जुड़ा हुआ है और किस तरह से जो है सैंक्शंस का पूरा खेल है, उसको उसमें क्या छूट रहा है, क्या एक्स्ट्रा नोट किया गया है, नोट लेना चाहिए हमें, इसके बारे में ये आर्टिकल मोस्ट प्रोबेबली बताएगा। ठीक है, काउंटरिंग रशियाज इलीगैलिटी अगेंस्ट यूक्रेन विद मेजर्स नॉट इनग्रेन्ड इन इंटरनेशनल लॉ अमाउंट्स टू रेप्रेशन। ठीक है, देखेंगे क्या है ये। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद। फिर इस पेज पे तो कुछ खास है नहीं। पेज नंबर 7 पे, पेज नंबर 8 जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज है उस पर देख लें। इस पर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड आईसीजे प्रोविजनल मेजर्स ऑन मिलिट्री ऑपरेशन। कल का न्यूज़ था ही कि आईसीजे ने कहा है कि ये तत्काल विराम लगाया जाए। ठीक है, प्रोविजनल मेजर्स ऑन मिलिट्री ऑपरेशन। कैन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मैंडेट अ रूलिंग इन करंट क्राइसिस हैपनिंग इन यूरोप। तो आईसीजे का पावर्स क्या है, क्या ये ऐसा कर सकता है, वो हम लोग देखेंगे इस आर्टिकल में। उसके बाद वन मोर एज ग्रुप टू गेट वैक्सीन, नॉर्मल ही आर्टिकल है ये, जिसमें ज़्यादा कुछ होगा नहीं। ठीक है, इसके बाद ये पेज में कुछ नहीं था। यहाँ पे के एस त्रिमूर्ति का एक्सटेंशन किया गया है। ओके, और हमारे स्पोक्स पर्सन एमई के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि वॉइस इज गाइडेड बाय एजेंडा ऑफ नेशंस। ठीक है, एजेंडा ऑफ अ नेशन, तो हमें पता है चारों चैनल किसकी तरफ बात हो रहा है। ऑब्वियसली ये करेक्ट, पाकिस्तान की तरफ बात हो रहा है। उसके अलावा तो कुछ खास न्यूज़ है नहीं इसमें। यही सिविल कवर जो स्टूडेंट्स पे चल ही रहा है न्यूज़, तो ये फिर से सीएज अलाउड सिविल कवर इन पास्ट, ये गवर्नमेंट का बयान है। देखते हैं फिर क्या डेवलपमेंट्स होती है। ठीक है, उसके अलावा ये आईएएफ टू एम्प्लॉय डायरेक्ट टैक्टिकल प्लानिंग फॉर S-400। देखते हैं इसको पढ़ के इसमें क्या है, उसके बाद हम इसके निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। उसके अलावा तो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ था नहीं इन पेजेस पे भी। 12 नंबर पेज पे एक ये न्यूज़ है, 19 फॉर्म्स टू मेक फाइजर ओरल एंटी वैक्सीन ड्रग, एंटीवायरल ड्रग। देखेंगे क्या है, निर्माट्रेवीर है ना, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा यूक्रेन बोल रहा है बार बार कि वॉर खड़ा हो जाए, इससे बर्लिन वॉल था ना, उससे यूक्रेन में भी वॉल खड़ा हो सकता है। पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं भी है, एग्जेजरेशन भी हो सकता है ये सिचुएशन का। उसके बाद इधर तो एक दुबई एक्सपो चल रहा था। ठीक है ना, इस पे भी हम लोग एक बार पढ़ के देखेंगे क्या है। ऐसे इसमें कुछ खास लग नहीं रहा है। ओके, ग्लोबल डेवलपमेंट पोज रिस्क टू इकोनॉमी, आरबीआई ऑफिसर्स ने कहा है यूक्रेन वॉर कुड कट 1% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ, ओईसीडी ने कहा है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें बस यही समझने वाला कि ओईसीडी ने ऐसा कहा है और आरबीआई ने ऐसा कहा है। ठीक है, उसके अलावा ये स्पोर्ट्स पेज है ये, और लास्ट पेज है। तो इसी के साथ आइडेंटिफिकेशन होता है खत्म, हम लोग बढ़ते हैं एनालिसिस की ओर। अभी इस न्यूज़ के हिसाब से क्या है कि कोविड केसेस जो है एशियन नेशंस में फिर से बढ़ने लगे हैं। देखें, अगर इस मैप को हम देखें, ये न्यूज़ द हिंदू की है, और इस मैप में हम लोग देखें तो साउथ कोरिया, वियतनाम, ओके, योर दिस देन मलेशिया, थाईलैंड, एंड योर दिस इज थाईलैंड, दिस इज वियतनाम, दिस इज मलेशिया, राइट। सो दीज आर the nations which are showing high cases. Now there is a nation called Bhutan as well. These are showing very high cases of COVID-19. चाइना में केसेस बढ़ने लगे थे कि यहाँ पे इस इन्फोग्राफिक में दिया भी है, पैंडेमिक पीक कर गया है इन सब नेशन में और अप्रोचिंग या रिसीडिंग फ्रॉम पीक। ओके, तो रेड वाला जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, वो ये एरिया डिनोट कर रहा है, दिस इज दीस कंट्रीज एट दिस प्लेस इज डिनोटेड इन रेड, और येलो वाला कहाँ है, या तो यहाँ है या तो यहाँ है। ठीक है, इसके अलावा ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडिया के लिए क्योंकि ये सब इंडिया के नेबर या एक्सटेंडेड नेबरहुड में है, और अगर यहाँ पे ये कोविड केसेस पीक कर रहे हैं और हमने हाल फिलहाल में अपना एयर स्पेस भी खोला है।
ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ से एयर ट्रैफिक अप डाउन होने लगेगा और इसके कारण इंडिया में भी बढ़ने का खतरा रहेगा कोविड केसेस। सो हमें बहुत ही ध्यान के साथ एक बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच तो हमने लिया ही, एक बहुत ही कैलिब्रेटेड अप्रोच के साथ एयर स्पेस का मॉनिटरिंग करना होगा और सारे पैसेंजर्स को मॉनिटर करना पड़ेगा, खासकर जो कि इन कंट्री से आ रहे हैं। ओके, तो इस न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि इंडियन फर्म्स जो है और भी ज़्यादा तेल रशिया से खरीदने वाली है और इसके कारण क्या होगा, एनर्जी टाइट डिपेंड होगा। ये किन कारणों से हो रहा है, देखिए एक तो रशिया पे सैंक्शंस लगा है, तो सैंक्शंस लगने के कारण क्या हुआ है, सैंक्शंस ऑफ यूएसए एंड अदर लाइक माइंडेड कंट्रीज, ओके, ने इस पे सैंक्शन लगाया है। तो इसके चलते क्या हो गया है कि रशिया के पास टेम्पररी में ऑयल बायर के ऑप्शंस कम हो गए हैं, ठीक है, ऑप्शन हैज रिड्यूस्ड, ठीक है। और इसके कारण ये क्या कर रहा है, ये डिस्काउंटेड ऑयल्स बेच रहे हैं, ठीक है, डिस्काउंटेड ऑयल्स ये सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब इंडिया को ऑयल का मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, तो इंडिया को चाहिए ऑयल और ऑयल हमारा इनइलास्टिक कमोडिटी है हमारे मार्केट में। तो हमने क्या किया कि हमने ये इन तेलों खरीदने का निश्चय लिया है और पहले तो IOCL ने खरीदी लिया था, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, HPCL भी इस बिजनेस में आ गई है। और ये खरीदा कैसे जाता है, इस आर्टिकल का जो मेन क्रक्स है वो ये है कि IOCL हो गया या फिर HPCL हो गया, ये क्या करता है, ये सब जो है टेंडर आउट करते हैं, ठीक है। और ये टेंडर को क्या होता है, ये टेंडर को जो भी आपके बिजनेस या कॉर्पोरेशन इन ऑयल बिजनेस होते हैं वो उसको भरते हैं और जिसको टेंडर मिलता है वो वो फिर ऑयल सप्लाई करता है इन्हें, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, रशिया का चूंकि ऑयल डिस्काउंटेड है, तो जो भी बिजनेसमैन या कॉर्पोरेशन जो रशियन ऑयल में डील करते हैं उनके लिए बहुत सस्ता हो गया ये समय, बहुत इजीली उन्हें ऑयल सस्ते दरों पे मिले और वो IOCL या HPCL को उसे रिलेटिवली सस्ते दर पे बेचे, तो उनका टेंडर फिलिंग जो है कॉम्पिटिटिव हो गया, इसी कारण हम रशिया से ऑयल ले पा रहे हैं, ठीक है। और एक ये बहुत बुरी खबर है, बहुत ही सॉरी स्टेट ऑफ न्यूज है ये, 21 किल्ड इन रशियन अटैक ऑन स्कूल, ये नहीं होना चाहिए था। कहीं भी किलिंग्स होती है वर्ल्ड में तो ह्यूमैनिटी का एक लॉस ही है, ठीक है। तो रशियन अटैक के कारण, बट यूक्रेन की जो स्थिति है उसमें रशियन अटैक में सिविलियन पॉपुलेशन डैमेज होते ही रहेंगे। तो अच्छा ये रहेगा कि वॉर जल्दी से जल्दी रुक जाए ताकि एटलीस्ट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इसे रोका जाए ताकि और ह्यूमैनिटी की लॉस ना हो। ओके, सो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पर। इस न्यूज़ में हम देखते हैं कि इंडिया ने 1 बिलियन क्रेडिट श्रीलंका को एक्सटेंड किया। क्यों एक्सटेंड किया, क्योंकि श्रीलंका इज फेसिंग इट्स वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस। और ये क्यों, किसमें, स्पेशली फॉरेन रिजर्व्स के क्राइसिस में, ठीक है। तो ये क्राइसिस इसको ये श्रीलंका फेस कर रहा है और हमारा पॉलिसी है, हमारा क्या पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट, फूड फर्स्ट की पॉलिसी। तो हमने इसके तहत फिर से श्रीलंका को कुछ एड दिया है, ओके, द असिस्ट आइलैंड नेशन थ्रू इट्स वर्स्ट फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस एंड इनेबल इट टू प्रोक्योर फूड, मेडिसिन एंड एसेंशियल आइटम। इससे क्या होगा, जैसे ही हमने 1 बिलियन की क्रेडिट किया, इससे फायदा क्या मिलेगा कि ये फूड खरीद सकते हैं, मेडिसिन खरीद सकते हैं, है ना, एक्सेट्रा, और भी और अदर इंपोर्ट आइटम है जो ये सब खरीद सकते हैं, ठीक है। अभी तक भारत ने कितना मदद किया, 2022 में इंडिया हैज एक्सटेंडेड 1.4 बिलियन सपोर्ट टू श्रीलंका थ्रू 400 मिलियन RBI करेंसी स्वैप। आप मुझे बताइए कमेंट्स में करेंसी स्वैप क्या होता है, क्योंकि मैं बहुत बार पिछले वीडियोस में भी इसके बारे में डील कर चुका हूँ। डेफरल ऑफ 0.5 बिलियन लोन्स एंड अनदर हाफ बिलियन एज लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर कंट्री टू सस्टेनिंग एसेंशियल फ्यूल इंपोर्ट्स, ओके। तो फ्यूल के लिए हमने लाइन ऑफ क्रेडिट में हाफ बिलियन और रख रखा है, तो ये हमने अपने पड़ोसी की मदद की है, ओके। ये आर्टिकल डील करता है किस चीज़ से, ये आर्टिकल डील करता है रेलवेज के चैलेंजेस से और क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं उससे। प्राइमा फेसा यही लग रहा है इसको पढ़ करके। ये देखिए, देयर इज अ पैराडॉक्स इन करंट फील गुड इमेज मेकओवर। अभी जो है कुछ फील गुड इमेज क्रिएट किया जा रहा है कि रेलवे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है ना दोस्ती, लेकिन जो क्या इसके पीछे क्या छिप रहा है, इसके पीछे छिप रहा है पॉलिसी इशूज की, कौन सी पॉलिसीज में क्या कमी रह गई है, क्या हमें और पॉलिसीज को किस तरह से इंप्लीमेंट करने का व्यवस्था करना चाहिए, क्या पॉलिसीज प्रॉपर प्लेस पे हैं, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है। तो हम इसका टाइटल पढ़ते हैं, ट्रांसमोग्रीफाइंग अ बीहेमोथ द रेलवेज। ट्रांसमोग्रीफाइंग का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म इन अ सरप्राइज और मैजिकल मैनर, ठीक है। और इसी का ये कोररी क्या है, current feel good image makeover, okay. It is felt, it is being shown that railway is performing very good, it has been transformed in a magical manner, but the policies issues that are the crux of all the railway challenges remains the same. So we'll see how it happens. We'll first try to study the article one line by line, okay. यहाँ तक आर्टिकल क्या बताया है, ऑथर ने बताया कि किस तरह से अच्छे न्यूज आ रहे, फील गुड फैक्टर्स क्या क्या है। जैसे एग्जांपल, आजकल बुलेट ट्रेन की बातें हो रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस, विस्ताडोम कोच, एयरपोर्ट स्टैंडर्ड रिमॉडल स्टेशंस, है ना, इन सब चीजों की बातें हो रही है। उसका पाथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर वो रेलवे पे कर रहे हैं, फ्लीट में जबरदस्त कमाई हो रही है रेलवे की, और ये सब जो है एक्सीडेंट्स कम हो गए हैं। ये सब बहुत ज्यादा फील गुड फैक्टर दे रहे हैं हमें। लेकिन पैराडॉक्सिकली यहाँ पे देखिए लिखा है इन्होंने, दिस फील गुड इमेज मेकओवर इज आल्सो अकम्पेनिड बाय डेफिनिंग साइलेंस ऑन क्रूशियल पॉलिसी इश्यूज। ये जो फील गुड इमेज हो रहा है ना, ये जो है जो पॉलिसी इश्यूज है रेलवे को जो प्ले किए हुए हैं पॉलिसी इश्यूज, उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है इन ऑथर के हिसाब से। दैट इज केप्ट एट
Abyss and all other things are being shown in that it is a very good and well performing sector. Okay, और especially those concerned with financial health, जो रेलवे के financial health से concerned policies है उससे उसमें और future management architecture of Indian Railways, इन दोनों चीज से जो related policies है उसमें काम, उसमें मतलब कि उसमें कोई भी ये नहीं हो रहा है, ठीक है, उस पर कोई बातें नहीं हो रही, उस पर कोई चेंज है, वो पॉलिसीज को किस तरह से बनाना है, इस चीज पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, क्रूशियल पॉलिसी इश्यूज को अब इसमें रख दिया गया है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो ये चीज तो समझ में आ गया कि आर्टिकल दो चीज से डील करेगा। पहला चीज क्या होगा? पहला चीज होगा फाइनेंशियल हेल्थ, ओके, और दूसरा चीज क्या होगा? फ्यूचर मैनेजमेंट आर्किटेक्चर। यहाँ तक क्लियर है? फ्यूचर मैनेजमेंट आर्किटेक्चर। ओके, अब आगे देखते हैं। प्रिकैरियस फाइनेंशियल हेल्थ, बहुत ही कमजोर, बहुत ही खराब स्थिति में जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो। ठीक है, इसमें क्या बोलता है आर्टिकल में? ऑथर्स ने कहा है कि डिस्पाइट द रिसेंट स्ट्रिक्चर्स passed by CAG, means restrictions that CAG has given for attempting airbus and financial statistics, for attempting to airbus the financial statistics of 1920 and 2021, ठीक है, in order to protect Indian Railways in black, attempt to continue to window dress the financial statistics, मतलब financial statistics को सही से प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, उसको ऊपर ऊपर से ही अच्छा दिखा करके आगे बढ़ गया है। ठीक है, उस पर रिसर्च, उस पर ठीक से टॉक्स नहीं हो रही, उस पर रिसर्च नहीं हो रही, उसका क्या इंप्लीमेंटेशन होगा, पॉलिसीज को कैसे वो अफेक्ट कर रही है वो स्टैटिस्टिक्स, और उससे हम लोग क्या फीडबैक लेकर के और पॉलिसीज को और अच्छा बना सकते हैं, इससे रिलेटेड बातें नहीं हो रही हैं। इसको जो है हम लोग एक तरह से बोला जाए तो गवर्नमेंट, रेलवे तो गवर्नमेंट एजेंसी की तरह ही है, गवर्नमेंट एजेंसी है ही, तो गवर्नमेंट उसे एक तरह से छिपाने की कोशिश करी और सब कुछ अच्छा अच्छा फील गुड कराने की कोशिश करी, रोजी पिक्चर पेंट करनी है। ठीक है, दिस रिवाइज एस्टीमेट इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जो रिवाइज एस्टीमेट में आया है पेंशन आउटगो 52,500 करोड़ का था, और अप्रोप्रिएशन कितना हुआ है उस पे, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया 49,000 करोड़ पे। तो इसका मतलब क्या? 875 करोड़ का बचत हुआ है, लेकिन क्या है? नॉमिनल सरप्लस ऑफ 875 करोड़ वुड टर्न इनटू डेफिसिट ऑफ 2375 करोड़। ठीक है, कब ये हो जाएगा? अगर पूरा फुल आउटगो वाज रिफ्लेक्टेड इन अप्रोप्रिएशन टू द पेंशन फंड, अगर पूरा आउटगो होता है, रिफ्लेक्ट किया जाता, तो 2375 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा आता, ना कि 875 रुपीज का करोड़ का बचत होता है। ये ऑथर का कहना है। आगे बजट एस्टिमेट्स में ऑथर ने कहा है कि फ्लीट अर्निंग भी दिखाया गया कि बढ़ गई है, 75 मिलियन टन हम लोग फ्लीट शो कर रहे हैं कि हम लोग ने एडिशनल रेवेन्यू जनरेट किया 75 मिलियन टन को के फ्लीट से हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया? 20,000 करोड़, जो कि 21-22 के रिवाइज एस्टीमेट में इंक्रीमेंटल लोडिंग 169.06 मिलियन ये यहाँ होगा, हाँ, मिलियन टन का जनरेट किया, 28,044 करोड़ रुपया। ठीक है, 28,044 करोड़ रुपया जनरेट किया। ये जो डिस्प्रोपोर्शनेट इंक्रीज है अर्निंग में फिजिकल लोडिंग कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, इज नॉट सपोर्टेड बाय कमोडिटी वाइज लोडिंग फिगर एक्सेप्ट फॉर अमाउंट ऑफ ₹10,000 करोड़। मतलब इतना में 28,044 करोड़ का जो हमने जनरेट किया उसमें से मात्र 10,000 करोड़ का हमने कमोडिटी वाइज दिखाया लोडिंग फिगर, बाकी जो है सबको हमने कमोडिटी वाइज लोडिंग फिगर किसमें दिखाया? मिसलेनियस गुड के हेड में। ठीक है, बाकी सबको हमने हिसाब से ऐसे ही छोड़ दिया बिना किसी कैटेगराइजेशन के। ठीक है, दिस फिक्सेशन टू प्रोजेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एज बीइंग फाइनेंशियली वाइबल, ये क्या दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली वाइबल है, लेकिन जो आपको प्रॉपर ब्रेकअप होना चाहिए था कॉस्ट का या अर्निंग्स का, वो अर्निंग का प्रोवाइड नहीं करके ये जो है एक प्रॉब्लमेटिक आर्किटेक्चर को बढ़ावा दे रहा है कि इस तरह का ट्रेंड होगा या इस तरह का आर्किटेक्चर होगा, इस तरह का स्टैटिस्टिक्स जनरेशन होगा, तो कैसे फिर हम नई पॉलिसीज को डिजाइन कर पाएंगे। और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है ये उन्होंने बताने की कोशिश किया है। पहला प्रॉब्लम क्या है? डायलेमा ऑफ आइडेंटिटी। इंडियन रेलवे सफर करता है डायलेमा ऑफ आइडेंटिटी से। डायलेमा ऑफ आइडेंटिटी मतलब इसके मन में एक द्वैत है। किस तरह का द्वैत है? आइडेंटिटी को लेकर, पहचान को लेकर द्वैत है। ये परेशान है, किस बात से परेशान है? इट इज अ कमर्शियल एंटिटी, क्या ये एक व्यावसायिक एंटिटी है या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ट्राइंग टू वर्क ऑन कमर्शियल प्रिंसिपल, या फिर सरकारी विभाग है जो कि कमर्शियल प्रिंसिपल पर वर्क करने की कोशिश कर रहा है। तो रेलवे इसी बात से, इसी द्वैत से परेशान है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कहा है ऑथर ने। अर्निंग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट फुली मीट्स द सैलरी, इट इज द एज द ओनली अर्निंग डिपार्टमेंट। ये सिर्फ एक मतलब कि पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ओनली है, ठीक है, इकलौता है अर्निंग डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री दैट फुली मीट्स द सैलरी, जो पूरा सैलरी देता है, पेंशन ऑब्लिगेशन करता है, इट्स सर्विंग एंड रिटेल एम्प्लॉइज आउट ऑफ इट्स ओन अर्निंग। ठीक है, अपने अर्निंग से ही दे देता है। इट हैज बीन एन आउटलायर। ओके, द प्रेशर टू प्रोजेक्ट एन इमेज ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग दैट इज फाइनेंशियली वाइबल देयरफॉर इमेंस। ठीक है, तो इसके चलते क्या होगा कि एक पीएसयू के पब्लिक अंडरटेकिंग है जो कि फाइनेंशियली वाइबल है, इसको दिखाने का इसके ऊपर प्रेशर इमेंस होता है इसी कारण, क्योंकि ये सब कुछ कर पा रहा है अपने से। ठीक है, तो इसको अपना फाइनेंशियल वायबिलिटी भी दिखाना पड़ेगा, ये अपना सैलरी भी खुद दे देता है, पेंशन ऑब्लिगेशंस भी दे देता है, सब कुछ करता है। ठीक है, और अर्निंग भी ये है मिनिस्ट्री, तो इसको दिखाना पड़ेगा ना कि ये फाइनेंशियली वाइबल एंटिटी है, नहीं तो इसको फिर बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, देयरफॉर जहां तक दिस एक्सप्लेन टेंडेंसी टू फिल आउट फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये दिखाता है क्या कि फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स में छेड़छाड़ करके उसको अच्छा दिखा दिया जाता है, रोजी पिक्चर पेंट कर दिया जाता है। ऑन अदर हैंड देयर इज अ रिसेंट ट्रेंड इन गवर्नमेंट इन परस्यूइंग टू इन्वेस्ट हेवीली इन प्रोजेक्ट्स इन लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो कैपेक्स हम लोग कर रहे हैं रेगुलरली, कैपिटल एक्सपेंडिचर और लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसके चलते होगा क्या, ये पहले क्या शो कर रहा है? दिस इज शोइंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज स्विच्ड टू अ पॉलिसी ऑफ हेवी इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स कैपेसिटी एक्सपेंशन टू बी इन अ रेडी स्टेट टू मीट फ्यूचर ट्रैफिक नीड्स। ओके, हम लोग इसके ये क्या शो कर रहा है कि हम लोग फ्यूचर ट्रैफिक नीड को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए अभी से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक सही है, ये पॉजिटिव चीज है इसका।
Revenue generation, at least in short term, will therefore lag the working expense, which include repayment of loan या lease charge. Obviously बात है, अगर हम लोग एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसका जेस्टेशन पीरियड हाई है, ओके, जेस्टेशन पीरियड हाई होने के कारण क्या होगा, जेस्टेशन पीरियड हाई होने के कारण क्या होगा, इनिशियल अर्निंग लो होगा, लेकिन आपका जो ये एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा, हाई ही रहेगा। इसके चलते क्या होगा, नेट लॉस में चला जाएगा, ठीक है, नेट लॉस में चला जाएगा। कब तक, शॉर्ट टर्म में। फिर लॉन्ग टर्म में क्या होगा, और बहुत ज्यादा लोग आएंगे, और इनिशियल अर्निंग का कहाँ क्यों लॉस में चला जाएगा, इनिशियल अर्निंग लो होगा, प्लस जो भी आएगा वो कहाँ चला जाएगा, लोन रिपेमेंट में चला जाएगा, क्योंकि फ्री का तो कुछ आता नहीं है। हम भी तो इंटरनेशनल एजेंसी से इंडिया ने लोन लिया होगा, या फिर इधर उधर बैंक से उठाया होगा पैसा, कहीं से तो पैसा उठाया होगा, तो उसके कारण क्या होगा, इनिशियल अर्निंग बहुत कम होगा, एक्सपेंडिचर बहुत हाई होगा, क्योंकि स्टाफ तो उतना मेंटेन करना ही है, आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेंटेन करना ही है उसमें, तो इसके चलते शॉर्ट टर्म में नेट लॉस होगा। यही कहना चाह रहे हैं, ड्रास्टिक रिडक्शन इन इंटरनल रिसोर्स, लैक द वर्किंग एक्सपेंस व्हिच इंक्लूड रीपेमेंट ऑफ लोन या रिचार्ज, दे आर स्काईरॉकेटिंग विद ड्रास्टिक रिडक्शन इन इंटरनल रिसोर्स जनरेशन। और हमारे यहाँ इंटरनल रिसोर्स जनरेशन भी कम हो रहा होगा, तो इसके चलते और भी ज्यादा क्या होगा, ये आपका नेट लॉस बढ़ता चला जाएगा। 8 पे कमीशन इज अराउंड 25-26, तो 7वां वेतनमान अभी चल रहा है, 8वां वेतनमान हम लोग का उम्मीद कर रहे हैं 25-26 में उम्मीद कर रहे हैं। और इसके चलते क्या होगा, जैसे ही 25-26 में 8वां वेतनमान लागू होता है, या फिर जब अपना रिकमेंडेशन देता है 27 जब भी वो लागू होता है, जब से भी लागू होता है, तो गवर्नमेंट पे और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि 7वां वेतनमान 8वां वेतनमान लागू होगा तो वेतन बढ़ेंगे सबके, तो गवर्नमेंट पे और ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर आएगा। द गवर्नमेंट नीड टू एक्नॉलेज दैट इन शॉर्ट टर्म इंडियन रेलवे विल हैव टू फंक्शन एज अ स्पेंडिंग डिपार्टमेंट। जो पहले, अब आज की डेट में इंडियन रेलवे किस तरह का डिपार्टमेंट है, सेल्फ अर्निंग पीएसयू है, ठीक है, तो अब आने वाले समय में वो क्या हो जाएगा, स्पेंडिंग डिपार्टमेंट हो जाएगा, एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म। ओके, the financial position is per concentrated action to reverse the trend in short time frame. Okay, banded measures such as tinkering with financial statistics could result in transforming Indian Railways into another basket case like former government owned Air India. इनका कहना है कि जिस तरह से ये आपको चेंजेस किया जाता है आपका फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स में है ना, वो बैंडेड मेजर्स है कि बस बैंडेड साथ दिए किसी तरह पकड़ के रखे, लेकिन वो क्लीवेजेस तो नजर आने लगेंगे ना समय के साथ, वो घाव गहरे होते जाएंगे, और उसके कारण क्या होगा, उसके कारण ऐसा ना हो कि रेलवे भी एक दूसरा एयर इंडिया बन के उभरे, ठीक है। और एयर इंडिया बहुत लॉस किया है, तो हम लोग नहीं चाहते कि रेलवे जो पूरे इंडिया को कैरी करता है, रेलवे क्या है, रेलवे हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रतीक है, पूरा देश को जोड़ता है रेलवे, ठीक है। तो हम नहीं चाहते हैं देश का, हम चाहते हैं कि मतलब कि देश का हर आदमी जो है रेलवे कभी ना कभी सफर जरूर करता है, इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि रेलवे दोबारा किसी एक एयर इंडिया की तरफ बने, एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह, जिसे हमें बाद में उसे सील करना पड़ जाए, ठीक है, तो ये हम नहीं चाहते बिल्कुल भी। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। Therefore, the investment policies need to be spelled out clearly. इसीलिए क्या बोला है ऑथर ने कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसे कायदे से क्लियरली आप जो है बताएं, लोगों के सामने रखें, फिर उसको लेके उसको इम्प्लीमेंटेशन करें, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। चेंजिंग द मैनर ऑफ आर्किटेक्चर, ओके, इट इज हियर सिलोलेस यूटोपिया। सिलोलेस यूटोपिया एक बहुत अच्छा टर्म यूज किया इन्होंने। सिलोलेस मींस विदाउट एनी फ्रेगमेंटेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, और यूटोपिया इज अ very exceptional kind of land which does not exist. Okay, it is a perfect place to live, and obviously perfection does not exist, so utopia also do not exist. So it is saying that zero-less utopia means departmentalization less railways architecture. Fine, देखते हैं इसमें क्या है। The absence of clear policy is evident in another crucial area. तो policy नहीं होने के चलते प्रॉब्लम एक और आती है, क्या, चेंज इन मैनेजमेंट आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन रेलवे। ओके, तो इसके चलते क्या, क्योंकि पॉलिसी नहीं है तो इसके चलते क्या हो रहा है, मैनेजमेंट आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन रेलवे में जो है चेंज जो हो रहा है, ठीक है। अनदर क्रुशियल एरिया चेंजिंग द मैनेजमेंट आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन रेलवे। तो क्या है वो क्रुशियल एरिया, वो क्रुशियल एरिया ये है कि चेंज कर, जो मैनेजमेंट आर्किटेक्चर इंडियन रेलवे का चेंज होना चाहिए था, वो पॉलिसी के एब्सेंस में चेंज ढंग से नहीं हो पा रहा। चेंज तो हुआ ही लेकिन ढंग से नहीं हो रहा। चेंज क्या हुआ 2019 में जो है, डिकेड होल सिस्टम ऑफ रिक्रूटिंग 8 ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज इन रेलवे, 5 टेक्निकल एंड 3 नॉन टेक्निकल थ्रू इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाज ड्रॉप्ड, ठीक है। एंड इट वाज ईएससी और सीएससी दोनों से होता था, तो इसको ड्रॉप कर दिया गया। और इसके अलावा जो एक सिंगल सर्विस ले आया गया, आईआरएमएस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा, गवर्नमेंट का कहना है, या फिर ये जनरल जो दिख रहा है पैरामीटर्स वो ये फायदा दिख रहा है टू कर द कवरेज ऑफ डिपार्टमेंटलिज्म, ठीक है। जो डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है कि ये डिपार्टमेंट ये करेगा, ये डिपार्टमेंट कुछ और, ये डिपार्टमेंट कुछ और, इसको कर करके एक सिंगल मैनेजमेंट यूनिट हम लोग बनाना चाह रहे हैं। और ये मैनेजमेंट यूनिट क्या करेगा, ये मोर और लेस सारे डिसीजन लेने में सक्षम होगा। तो कर द डिपार्टमेंटलाइजेशन एज वाज सीन टू हैम्पर ऑप्टिमम डिसीजन मेकिंग। जैसे मैंने कहा कि ये डिसीजन मेकिंग इसके बहुत आसान हुआ, क्योंकि ये अलग अलग डिवीजन नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग रूल्स एंड प्रोसीजर से चलते हैं, ठीक है, मतलब टेलर फिट होते हैं। तो उसके चलते प्रॉब्लम हो जाता है, फाइल यहाँ से यहाँ, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे से तीसरे जाने में। यहाँ क्या होगा, सब कुछ एक ही जगह हो जाएगा, तो इससे आपका डिसीजन मेकिंग आसान होगा। तो ये हैम्पर द ऑप्टिमम डिसीजन मेकिंग एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ द रेलवे। फाइन, आफ्टर द डिले ऑफ मोर देन 2 इयर्स, 2 साल तो पहले इसमें डिले कर दिया गया। आईआरएमएस को जो ऑफिशियली नोटिफाई किया गया फरवरी में, उसके बाद जो है 40% रिड्यूस सीट के साथ इसको भेजा गया, और वो भी उसका एग्जाम किससे लिया जाएगा, सीएससी से, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से लिया जाएगा। और इसके पीछे गवर्नमेंट ने क्या इसका ये दिया है आर्गुमेंट ये दिया कि चूंकि 70% ऑफ कैंडिडेट जो है क्वालिफाई कर रहे हैं, जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑलरेडी इंजीनियर है, तो क्यों एक सेपरेट एग्जाम होल्ड करके क्या फायदा आईआरएमएस के लिए, ठीक है। तो इसे सीएससी से ही ले लो। अब देखो ये फिर एक ये कंट्रोवर्शियल बात हो गई, क्योंकि
अच्छा, ये बात ऑथर ने भी बताई है जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो यहीं से पढ़ लेते हैं। सर्टेन कंक्लूजन्स या कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो दिस डिसीजन। फर्स्ट, इंडियन रेलवे इज कंटेंट टू रिक्रूट इस मैनेजर, ठीक है। इंडियन रेलवे का कंटेंट क्या है, किस लिए ये एग्जाम हो रहा है, मैनेजर्स को रिक्रूट करने के लिए, इंजीनियर्स को रिक्रूट करने के लिए नहीं। तो ये जो फैक्ट, ये जो आर्गुमेंट है कि 70% तो ऑलरेडी इंजीनियर होते हैं, ये आर्गुमेंट ही अपने आप में फॉल्सिफाई कर गया, ठीक है। और क्या ये करेंगे, मैनेज टेक्निकल फंक्शंस फ्रॉम कोहॉर्ट ऑफ इंजीनियर्स हु हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू परस्यू कैरियर आउटसाइड इंजीनियरिंग। जो इंजीनियर्स ये सिविल सर्विसेज एग्जाम दे रहे हैं वो पहले ही एक बात तो फिक्स है कि इंजीनियरिंग से दूर जाना चाहते हैं, तभी तो सिविल सर्विसेज दे रहे हैं ना। ओके, पर ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये स्टेटमेंट बिहार ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी को एज अ चेंजर देखा जाता है, एज अ सोशल मोबिलिटी इनहांसर देखा जाता है। आपके साथ कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, अगर देखिए मोस्ट ऑफ द इंडियंस मिडिल क्लास और मोस्ट ऑफ द पीपल जो तैयारी करते हैं यूपीएससी और इस तरह के एग्जामिनेशन के मिडिल क्लास होते हैं। मिडिल क्लास की एस्पिरेशन सबसे ज्यादा क्या होती है, मिडिल क्लास की एस्पिरेशन होती है कि हायर सोशल मोबिलिटी हमें और मिले और हम अपर क्लास में जा सके, ठीक है। और उसके लिए सबसे आसान रास्ता होता है एग्जामिनेशन लाइक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और क्योंकि इस जॉब में आपको एक सिक्योर्ड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज रहती है आपको, और दूसरा सबसे बड़ी बात, आपको अपने आप को डेवलप करने का मौका मिलता है क्योंकि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप काम करते हैं ऑल दोस थिंग्स। और तीसरा सबसे बड़ा बात होता है कि इसका आपको एक परसीव्ड सोशल स्टेटस जो होता है वो हायर होता है अदर जॉब्स के कंपैरिजन में। ऑल तो सारे जॉब मेरे नजर में बराबर हैं और होने भी चाहिए, लेकिन इसका जो परसीव्ड सोशल स्टैंडर्ड्स है इस जॉब का, ठीक है, ये बहुत हाई होता है अदर जॉब्स के साथ। इसीलिए मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स जो होते हैं वो चूंकि पढ़ने में वो सबको माना जाता है कि ये सब ठीक रहते हैं 11-12 तक, तो ये सब इस तरह के एग्जाम्स के लिए अपियर करते हैं। तो ये जो ऑथर का कहना है कि इंजीनियर्स मैनेजर चाहिए, इंजीनियर नहीं, क्योंकि जो है इंजीनियर ऑलरेडी परस्यू आउटसाइड इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। मे भी कुछ आदमी करना चाहते हैं इंजीनियरिंग छोड़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि बेहतर सोशल स्टेटस के लिए, वेल रिकॉग्नाइज सोशल स्टेटस के लिए, है ना, एक डिग्निफाइड सोशल स्टेटस के लिए ऊपर और भी बड़े एग्जाम्स है जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम हो गया या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब लोग देते हैं, ठीक है। सेकंड, इट इज मोस्टली लाइकली टू रिक्रूट विल नॉट बी अमंग द टॉप रैंकर्स ऑफ सीएससी। ये मैं इसके साथ एग्री करता हूं कि जो सीएससी के टॉप रैंकर्स है वो तो आईएएस आईपीएस आईएफएस ये सब बनते हैं। तो जो इसमें आएंगे वो क्या होंगे, वो लेटर रैंकर्स ऑफ होंगे, ठीक है, वो लेटर रैंकर होंगे। तो वो ये ऑथर कहना चाहे कि इससे टैलेंट पूल की जो क्वालिटी शायद वो खराब हो सकती है। थर्ड, दिस रिलक्टेंट इंजीनियर्स मे नॉट बी अवेलेबल इन सफिशिएंट नंबर, अज्यूमिंग दैट गवर्नमेंट विल still consider that candidates with engineering background are required to manage technical function within the Indian Railway। मतलब ये कहना चाहिए कि बहुत, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक तो पहले इतना कम वैकेंसी निकाला है आपने और उसमें भी कुछ आदमी छोड़ के चले ही जाते हैं, तो आपके पास फिर जो है आपके पास जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। Finally, with no departmental silos and a common seniority, it is possible to visualize a situation where recruiters start his career managing the locomotives, okay, and rolling stocks, and then advances through middle management levels, managing tracks, signals, communication, and then at senior management level works as financial advisor to an human resource manager, ending an illustrious career at apex of handling policy matters on operation and business development. A truly rolling stone gathering, no departmental moss। अभी ये बहुत ही सटायर वे में बोला इन्होंने और बहुत सही बात बोला कि होगा क्या कि अब हायरार्की क्रिएट होगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएंगे, इस लेवल से फिर अपर मैन मतलब कि लोएस्ट ज्वाइन करेंगे, फिर मिडिल, फिर अपर, फिर पॉलिसी मेकर के रोल पे आएंगे। कैसे होता है, पहले आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, फिर आप अपर जाते हैं, डिवीजन लेवल पे आते हैं, फिर उसके बाद फिर आप और ऊपर जाते हैं, फिर स्टेट या सेंटर में आप काम करते हैं अगर आप आईएएस होते हैं तो, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ भी ये बात बोले तो ये बहुत इलस्ट्रियस कैरियर लगे जिसमें कोई डिपार्टमेंटल मेस नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली इसमें होगा ही डिपार्टमेंटल मेस, क्योंकि आप जैसे ही आप पॉलिसी मेकिंग कॉरिडोर्स में जाएगा तो हाँ अलग अलग डिपार्टमेंटल मेस तो होना ही होना है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन मूव्स, इंडियन रेलवे देखिए कल के न्यूज़पेपर में आया था कि इंडियन रेलवे प्राइवेटाइज नहीं करेगी गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन पीपीपी मॉडल तो चल ही रहा है इंडियन रेलवे में भी, और ये बहुत एक्सपेक्टेड है कि आने वाले भविष्य में पीपीपी मॉडल और तेज होगा और बहुत सारी चीज जैसे कि ट्रेन रनिंग, एसेट मेंटेनेंस, स्टेशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब संभव है कि पीपीपी मॉडल पे हो या फिर डायरेक्टली पार्टनर को अपने दे दिया जाए और मेन काम जो है रेलवे का वो है फ्लीट एंड पैसेंजर कैरी, वो सिर्फ जो है ये करे, बाकी मैनेजमेंट, ट्रेन धोना, बोगी को धोना या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना, एग्जीक्यूशन करना, नया रेल लाइन बिछाना, ये सब काम जो सब्सिडियरी वर्क है रेलवे का वो ये प्राइवेट सेक्टर को दे दे, ठीक है, ये संभव है आने वाले समय में। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है सुपरवाइजर लेवल टू प्रमोट मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर, कहाँ गया ये, ऑल रेलेवेंट डोमेन एक्सपर्टाइज विल रिसाइड इन प्राइवेट सेक्टर सपोर्टेड एट लोअर लेवल बाय प्रोमोटिंग मैनेजर्स एंड सुपरवाइजरी टेक्निकल cadres. The research and technical hiring establishment would be spun off to automatic institutions. This residual Indian Railway will be managed at middle and high levels by cadre of free-wheeling managers, essentially functioning as contract administrator. This perhaps explains the unprecedented reduction in cadre strength by IRMS to almost 40%. By almost 40%. ये कहना चाह रहा होता कि देखो ओरिजिनली जो भी इसमें हम लोग रिक्रूट करते थे वो हर लेवल पे काम करता था, लेकिन अब क्या हम लोग कुछ प्राइवेट से ले लेंगे तो बाकी जो हमको रिक्वायरमेंट है वो कम हो गया, तो हम सिर्फ 60% ही रिक्रूट करेंगे, बाकी 40% इधर से आ जाएगा, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, इसीलिए 40% सीट घटा दिए हम लोग। उसके बाद जो है यहाँ पे उन्होंने डेटा दिया, इट इज अ ट्रेजिक कॉमिक मैटर दैट अ मैटर ऑफ सेमिनल इंपॉर्टेंस और वर्टिबल ट्रांसमोग्री
ट्रांसमोग्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज टू बी सब्जेक्ट टू सेकंड गेसिंग। ओके, अब ये बहुत ही चिंता का भी, कॉमेडी भी है, कॉमेडी कैसा ट्रेजेडी भी है कि इतना इंपॉर्टेंट मैटर रेलवे जो कि पूरे इंडिया को ज्वाइन करता है, पूरे इंडिया का पीपल पैसेंजर और फ्रेट मूवमेंट कराता है, वो उसका जो पॉलिसी है उसको हम लोग क्या करें, उसको सेकंड गेसिंग पे रख दिए हैं। ठीक है, एब्सेंस ऑफ, और ये क्यों हुआ है, ये पॉलिसी के एब्सेंस में हुआ है। जो रेलवे का प्रोग्रेस है वो सेकंड गेसिंग पे क्यों चला गया, क्योंकि एक सही पॉलिसी, क्लियरली स्पेल्ड पॉलिसी ही नहीं है हमारे पास। ओके भाई, ये सब उन्होंने कहा। अबाउट ईयर को इन्होंने फिर से कटाक्ष किया है। ऑथर सटायर बहुत अच्छा करते हैं, इससे तो ये मुझे पता चली कि इतना सारी इन्फॉर्मेशन के साथ एक ऑथर के बारे में पता चला कि ये बहुत अच्छा सटायर करते हैं और इसे सीखा जा सकता है, ये चीज, इस टैलेंट को भी। अबाउट ईयर को इट वाज नन अदर देन प्राइम मिनिस्टर हु सेड, सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गए मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएंगे, केमिकल का कारखाना भी चलाएंगे। आईएएस हो गया तो क्या हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने। इट कैन बी ट्रांसलेटेड एज, विल द ब्यूरोक्रेट्स डू एवरीथिंग जस्ट बिकॉज दे हैव बिकम आईएएस डज नॉट मीन दैट दे विल रन फर्टिलाइजर फैक्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज। If one becomes IAS, he will even fly aircraft. What is this humongous force that we have created? और इसी के साथ अब देखो ये फिर एक क्यों सटाया है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हमने आईएएस का एक बहुत बड़ा एक ऐसा फोर्स क्रिएट कर दिया है, मतलब कि जो कि ये जनरलाइज सब जगह जर्नलिस्ट ही हमने भर रखा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा ह्यूज फोर्स क्रिएट हो गया, बट वी नीड स्पेशलिस्ट इन टुडेज गवर्नेंस। लेकिन हो क्या रहा है, अगेन आईआरएमएस का जो ये पोस्ट जो ये आया गया है, वैकेंसीज और ये सब आया है, वो ग्रुप ए सर्विसेज को हटा के आईआरएमएस बनाया गया। आईआरएमएस का जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो सिविल सर्विसेज से हो रहा है। तो अगेन यू आर सर्चिंग फॉर जर्नलिस्ट, मतलब एक जगह आप कहते हैं कि जर्नलिस्ट हमें नहीं चाहिए और दूसरी जगह आप जर्नलिस्ट ही रिक्रूट कर रहे हैं। तो इसीलिए ऑथर ने लास्ट में ये लिखा है, व्हाट रेजेस which raises the question what does the government really want। ये क्या प्रश्न खड़ा करता है, गवर्नमेंट एग्जैक्टली चाहती क्या है। ठीक है, और ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है सीखने के लिए। रेलवे की दो मेन समस्याएं, वो दो मेन समस्याएं क्या है, एक फाइनेंशियल हेल्थ की समस्या है और दूसरी फ्यूचर मैनेजमेंट आर्किटेक्चर। ये दोनों का मेन कॉज क्या है, द क्रक्स, द कोर ऑफ दिस चैलेंजेस। व्हाट इज द कोर ऑफ दिस चैलेंज, द कोर ऑफ दिस चैलेंज इज लैक ऑफ clearly spelled policy। Okay, this is the core of this challenge। with this article is finished। तो हम लोग सीधा इस आर्टिकल को पे आते हैं। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्टली रिलेटेड किससे, रशिया यूक्रेन क्राइसिस से आर्टिकल रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि सैंक्शंस किस पे लगाया गया है, रशिया पे लगाया गया। पिछले कुछ समय में क्यों लगाया गया, क्योंकि वैसा माना जा रहा है कि उसने यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पे अटैक किया है, जो कि इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। इसलिए सारे बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज ने, इंक्लूडिंग यूएसए ने, इनमें तरह तरह के बहुत से अलग अलग सैंक्शंस लगाए हैं, मेनली फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए हैं। ठीक है, लेकिन इन सैंक्शंस रूट जो ये वेस्ट और यूएसए ले रहे हैं, उसमें भी वर्ल्ड को एक बात नोट करनी चाहिए। वो क्या बात है, इस आर्टिकल में बताया है ऑथर्स ने। अब हम देखते हैं इस आर्टिकल को, काउंटरिंग रशिया इलीगैलिटी। ठीक है, रशिया की इलीगैलिटी को काउंटर करने के लिए क्या कर रहा है, मेजर्स। कौन सा मेजर लिया जा रहा है, ये सैंक्शन रूट का मेजर लिया जा रहा है, नॉट इनग्रेन्ड इन इंटरनेशनल लॉज। अब प्रॉब्लम क्या है कि सैंक्शन रूट जो है वो इंटरनेशनल लॉ में इनग्रेन्ड नहीं है। इसके चलते क्या होगा, ये रिप्राइजल, इट लीड्स टू रिप्राइजल, दैट इज इट लीड्स टू रिटेलिएशन बाय इन दिस केस रशिया। ठीक है, अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे ऑथर ने लिखा है, द डेवलप्ड वर्ल्ड रिस्पॉन्ड टू रशिया's invasion of Ukraine fraudulent violation of international law by adopting measures not rooted in international law। ओके, ये कह रहा है क्या ऐसा कोई मेजर्स हम यूज करें जो कि खुद इंटरनेशनल लॉ में ही रूटेड नहीं है, तो फिर क्या मतलब रह गया इसका। ठीक है, ऐसे मेजर्स का यूज करें, क्योंकि ये अगर लॉ में नहीं है तो इसका क्या साफ सीधा मतलब क्या हो गया, इसका साफ सीधा मतलब हो गया कि इसका कोई लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं है। ओके, तो आगे देखते हैं। Okay, the United States of Canada and European Union are using all the levers available to impose punitive economic sanctions on Russia। ठीक है, ये कह रहे हैं कि सारा मेजर्स यूज कर रहा है क्या, रशिया को punitive sanctions लगाने का। ठीक है, और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, ट्रेड सैंक्शन होता है, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट एक punitive मेजर है। ठीक है, अब क्या किया कनाडा ने, एग्जांपल के तौर पे ये MFN स्टेटस, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस जो है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मोस्ट फेवर्ड नेशन होता क्या है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ रशिया ये किया, व्हिच वाज द लैटर, ये किसके अंदर होता है MFN, ये WTO के अंदर होता है। ओके, कनाडा क्या बिलीव करता है, those who do not support the rule based international order cannot benefit from it। likewise EU and US are complementing on a similar move। ठीक है, in a parallel development US and EU formally notified WTO General Council that Russia participation in developed countries coordinating group stands suspended। it is an informal group। okay, it stands suspended due to violation of international laws, the Union Charter and fundamental principle of international peace and security। तो इन कारणों से क्या हो गया, रशिया को इससे हटाया गया। किससे हटाया गया, डेवलप कंट्रीज कोऑर्डिनेशन ग्रुप से इसको सस्पेंड किया गया। अब एक हम लोग देखेंगे कि कैसे ये फॉल्सिफाइड है, ये इसके पीछे कोई लेजिस्लेटिव बैकिंग क्यों नहीं है, या क्यों कैसे इसकी लेजिस्लेटिव बैकिंग कमजोर है। आर्टिकल 21 ट्रेड एंड सिक्योरिटी पर ये बात करना चाहिए। आर्टिकल 21 ट्रेड और सिक्योरिटी में क्या रिलेशन, उसका क्या इंटरप्ले है। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द पब्लिक जस्टिफिकेशन ऑफर्ड बाय दिस कंट्री, द क्वेश्चन इज, क्या क्वेश्चन, जो पब्लिक जस्टिफिकेशन दे, ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन ये होता है, डज द WTO allow its member to take actions against any other member for breaching international law obligation on peace and security। देखो WTO एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये पीस और सिक्योरिटी रिलेटेड अगर कोई मैटर हुआ है, कोई गंभीर मुद्दा है, तो उस पर क्या वो उसका लॉ अलाउ करता है कि उसकी मेंबर स्टेट एक्शन ले। ठीक है, पढ़ते आगे। WTO रीजन के अंदर द राइट ऑफ अ कंट्री टू इंपोज ट्रेड सैंक्शंस सच एज सस्पेंडिंग MFN ऑन सिक्योरिटी ग्राउंड इज रेगुलेटेड बाय आर्टिकल 21 ऑफ GATS। ठीक है, जब आप कमेंट में मुझे बताएं GATT क्या होता है। ठीक है, आर्टिकल 21 ओनली
द ओनली प्रोविजन गवर्निंग ट्रेड एंड सिक्योरिटी लिंकेज इन डब्ल्यूटीओ। आर्टिकल 21 क्या है? ये इकलौता प्रोविजन है गवर्निंग ट्रेड एंड सिक्योरिटी लिंकेज इन डब्ल्यूटीओ। ये क्या करता है? इंपावर्स द मेंबर कंट्री टू अडॉप्ट मेजर्स व्हिच इट कंसीडर्स नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ इट्स एसेंशियल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, क्या गौर से पढ़िए, यही पूरा सार है इस आर्टिकल का। व्हिच इंपावर्स द मेंबर कंट्री टू अडॉप्ट अ मेजर। ठीक है, ये क्या करता है? मेंबर कंट्री को मेजर अडॉप्ट करने की पावर देता है व्हिच इट कंसीडर, मतलब मेंबर कंट्री जो कंसीडर करता है नेसेसरी है, किस चीज के लिए नेसेसरी है? प्रोटेक्शन ऑफ इट्स एसेंशियल सिक्योरिटी इंटरेस्ट टेकन इन टाइम ऑफ वॉर और अदर इमरजेंसी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। समझ में आ गया? मतलब कि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी कदम उठाने पड़े, ठीक है, नेसेसरी कदम उठाने पड़े वॉर या इमरजेंसी के समय इन इंटरनेशनल रिलेशन के समय, उसको आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन है। ठीक है, और इसके बाद कहते हैं आर्टिकल 21 नॉट एंटायरली सेल्फ इंडल्जिंग दो द वर्ड व्हिच कंसीडर गिव सिग्निफिकेंट डिस्क्रिप्शन टू कंट्री टू डिटरमाइन नेसेसिटी ऑफ मेजर अडॉप्टेड टू प्रोटेक्ट ईसीआई। ये क्या करता है? ये सिग्निफिकेंट डिस्क्रिप्शन देता तो है कंट्री को, लेकिन ये खुद में सब कुछ नहीं है, सब कुछ ये खुद नहीं बता पाएगा। ये आर्टिकल 21 जो है इसका, ये फुल्ली इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशंस। ओके, और ये मे भी डिस्क्रिप्शन देता है लेकिन इसके इंटरप्रिटेशंस ओपन है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके। आर्टिकल 21 इज अ डिफेंस दैट कंट्री कैन एम्प्लॉय व्हेन चार्ज विद वायलेटिंग देयर डब्ल्यूटीओ ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो आर्टिकल 21 को किसकी तरह यूज किया जाता है? डिफेंस की तरह यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको ये पावर दिया गया कंट्री को अडॉप्ट मेजर व्हिच इट कंसीडर नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एसेंशियल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ईएसआई के प्रोटेक्शन के लिए ये मेजर ले सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कनाडा क्या कर सकता है? एमएफएन रूल को बता सकता है कि नेविगेट किए। क्यों? क्योंकि ईएसआई इसका खतरे में था। आर्टिकल 21 कैन नॉट बी एम्प्लॉयड टू जज वेदर रशिया हैज ब्रीच्ड इंटरनेशनल लॉ ऑन पीस एंड सिक्योरिटी और नॉट। ये समझ में आ गया? आर्टिकल 21 से आप ये नहीं बता सकते कि रशिया ने क्या किया है, रशिया ने इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का हनन किया या उसे खराब करने की कोशिश की है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे सीधा इस वाले पार्ट पे। आर्टिकल ठीक है, ये दो एग्जांपल दिया गया है। इसका तीसरा क्या है? इंटरनेशनल लॉ जस्टिफिकेशन। इफ रशिया चैलेंजेस कैनेडियन सस्पेंशन ऑफ एमएफएम बिफोर द डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, कैनेडा विल हैव टू शो दैट इट एक्शंस आर बैक्ड बाय आर्टिकल 21। यही बात है, यही चीज यहाँ भी है कि आर्टिकल 21 का बैकिंग दिखाना होगा और कोई तरीका नहीं है। अगर इस एमएफएम सस्पेंशन को अगर ये जस्टिफाई करना चाहता है कनाडा, तो उसको दिखाना होगा उसका जो है ईएसआई ओके ये खतरे में था। Canada argument that it is doing so because Russia does not respect the rule based order will have no basis in WTO law। ठीक है, तो WTO के लॉ में ये आर्गुमेंट कनाडा का कि हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि रशिया जो है वर्ल्ड का इंटरनेशनल ऑर्डर को और ये रूल बेस्ड ऑर्डर को नहीं मानता है। तो ये बेमानी बात होगी, ये वर्ल्ड कोर्ट में, ये वहाँ पे डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी डीएसबी में नहीं चलेगा ये आर्गुमेंट। ये ठीक है, इवन इफ अगर मान लेते हैं कि जुडिशियली स्टैब्लिश भी हो जाता है कि रशिया ने यूक्रेन का इन्वेजन किया है और वो एक इंटरनेशनल लॉ का ब्रीच है, फिर भी ये सफिशिएंट नहीं होगा उस पर ट्रेड सैंक्शन लगाने के लिए रशिया पर डब्ल्यूटीओ लॉ के हिसाब से। बस एक ही तरीका होता है आर्टिकल 21 को इन्वोक करना। तो और ये जो कनाडा ने बातें कही है कि आर्टिकल 21 रशिया इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को खतरा है, इसीलिए हम लगाना है, तो ये जो है डब्ल्यूटीओ में नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा ऑथर्स का कहना है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। मेनी आर्ग्यू दैट नन ऑफ दिस मैटर। बहुतों का कहना है कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है वो क्या है, वो डिफंक्ट हो चुकी है। क्यों? यूएस के कारण। यूएस जो है क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है ये अपॉइंटमेंट ऑफ एपेलेट बॉडी मेंबर्स फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स। पिछले 7 साल से जो है एपेलेट बॉडी के मेंबर का अपॉइंटमेंट को ब्लॉक किए हुए है। ठीक है, उसके बाद कंट्रीज दैट वांट रशिया टू रिस्पेक्ट द रूल्स बेस्ड ऑर्डर शुड फॉलो देमसेल्फ इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर एक्शंस आर जुडिशियली टेस्टेड। ठीक है, तो अब बहुत जो कंट्री रशिया को ज्ञान दे रहे हैं कि आप जो है रूल्स बेस्ड ऑर्डर फॉलो कीजिए, उनको खुद भी तो पहले करना चाहिए। ऑलवेज फॉलो द एथिक्स दैट यू टीच और दैट यू प्रीच। इफ यू डोंट फॉलो द एथिक्स दैट यू प्रीच देन ऑब्वियसली अदर विल नॉट फॉलो इट। वही वाला बात यहाँ भी है। काउंटरिंग रशिया की इलीगैलिटी विद मेजर्स नॉट इनग्रेन्ड इन इंटरनेशनल लॉ अमाउंट्स टू रिप्रेशन। ओके, अब देखो, अब ऐसा काम कर रहे हो तुम रशिया के खिलाफ जो कि इंटरनेशनल लॉ में ही नहीं है, पहले से किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, ये कहीं लिखा नहीं है, तो उसके कारण क्या होगा, रशिया के पास एक मौका रहेगा रिटेलिएट करने का। If every country starts taking law into its own hand, the legality of a rule-based international order, which is already at low ebb, will come crashing down। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हर कंट्री यही करने लगा कि सब सैंक्शन लगाने लगा एक नया रूल बना करके, तो क्या होगा, जो कि इंटरनेशनल और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर जो अभी भी अपने सबसे निचले स्तर पे है, वो पूरी तरह से चरमरा के वो व्यवस्था ही गिर जाएगी। तो ऑथर ने इसमें यही समझाने की कोशिश की कि वर्ल्ड को इस बात का नोट लेना चाहिए कि पहले लॉ जो भी आप सैंक्शन रूट ले रहे हैं, जो भी आप रूट ले रहे हैं रशिया को टेम करने के लिए, वो क्या होना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ में वो किसी न किसी तरीके से सही से इंटीग्रेट होना चाहिए। ओके, ये वाला न्यूज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है या बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है इस बात का कि आईसीजे की प्रोविजनल मेजर्स क्या होते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस के रिलेटेड, और क्या आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उन्हें किसी तरह से लागू करवा सकते हैं, क्या मैकेनिज्म है इसे लागू कराने का। इस आर्टिकल को ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और हम इसे पार्ट बाय पार्ट समझेंगे। ओके, तो देखते हैं स्टोरी सोफा क्या है। यूक्रेन पे हमला हुआ है रशिया के द्वारा, तो यूक्रेन ने आईसीजे से गुहार लगाई है कि सबसे पहले तो इस बात को आईसीजे अच्छे से मान ले और अपहोल्ड करे कि उन्होंने कोई जीनोसाइड नहीं किया है रशियन पॉपुलेशन का, जैसे कि रशिया ने उन पर आरोप लगाया है। रशिया ने आरोप लगाया था कि डोनेट्स्क रीजन में
ये डोनबास रीजन में क्या चला, यूक्रेन ने रशियन पॉपुलेशन का जीनोसाइड किया, लेकिन यूक्रेन ने क्या कहा कि उन्होंने कोई जीनोसाइड नहीं किया है। उन्होंने साफ तौर पे यह मना कर इस बात को खारिज कर दिया कि कोई जीनोसाइड हुआ। और उसके अलावा यूक्रेन ने रिक्वेस्ट किया है कोर्ट से कि प्रोविजनल मेजर्स लिया जाए, जैसे कि रशियन फेडरेशन को यह तुरंत हिदायत दी जाए और डायरेक्ट किया जाए कि इमीडिएटली सारे मिलिट्री ऑपरेशन को सस्पेंड करें यूक्रेन में, और इंश्योर किया जाए कि रशिया जो है इस मैटर को और बढ़ाए नहीं और इस डिस्प्यूट को और एग्रीवेट और बढ़ाए नहीं, ठीक है। उसके अलावा आईसीजे ने इसके मद्देनजर मार्च 16 को जो एक डायरेक्शन दिया है रशिया को कि इमीडिएटली सस्पेंड ऑल मिलिट्री ऑपरेशंस इन यूक्रेन। तो अब हम जानेंगे कि पहले आईसीजे का जुरिडिक्शन कहाँ होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि आईसीजे क्या है। आईसीजे जो है यूएन का कौन सा आर्म है, यूएन का लॉ एनफोर्स ये जुडिशियल आर्म है, ठीक है। तो यूएन जुडिशियल आर्म है ये, ओके। अब देख लेते हैं आईसीजे हैव all shall have jurisdiction in all the matter related to UN charter। चूंकि यूएन का यूएन के चार्टर पे इसका होगा ही होगा। सुप्रीम कोर्ट है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट किस पे, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर्स पे उसका जुरिडिक्शन है, तो उसी तरह से यूएन चार्टर पे होगा। अदर ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस इन फोर्स द जीनोसाइड कन्वेंशन प्रोवाइड डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स शैल बी सबमिटेड टू आईसीजे एज रिक्वेस्ट ऑफ एनी ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो जीनोसाइड में कन्वेंशन में ये अगर डिस्प्यूट है तो दोनों में से कोई एक स्टेट भी है, सारे पार्टीज में से कोई एक भी स्टेट या कोई एक भी पार्टी अगर इस डिस्प्यूट को आईसीजे में ले जाएगा तो आईसीजे के पास पावर है कि उसे टेकअप कर सके। और इस केस में क्या है, रशिया और यूक्रेन दोनों ही पार्टियां जीनोसाइड कन्वेंशन के, ठीक है। आईसीजे ने हेल्ड किया है प्राइमा फेसाई कि ये डिस्प्यूट का मेन कारण क्या है, मेन कारण वेदर एक्ट ऑफ जीनोसाइड हैज बीन कमिटेड इन यूक्रेन अकॉर्डिंग टू इट एंड अकॉर्डिंगली इट हैज जुरिडिक्शन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आईसीजे ने इसे क्यों टेकअप किया, क्योंकि जो मेन रूट कॉज है इस पूरे क्राइसिस का वो है जीनोसाइड इन योर डोनबास रीजन, ठीक है। जैसा कि रशिया ने आरोप लगाया और यूक्रेन ने उसे खारिज किया। तो इस चूंकि ये एक जीनोसाइड का मामला, जीनोसाइड कन्वेंशन आईसीजे को पार्टीज को पावर देती है कि वो आईसीजे में जा सकती है, तो आईसीजे का जुरिडिक्शन बनता है यहाँ पे और इसीलिए उसने इस केस को टेकअप किया है। व्हाट डज आईसीजेस पावर टू इंडिकेट प्रोविजनल मेजर इंटेल, क्या पावर, इसका क्या मतलब है कि प्रोविजनल मेजर्स लगा दिया तो इससे क्या हो गया। तो हम इसे समझेंगे कि आर्टिकल 41 जो स्टैट्यूट है आईसीजे का है उसके तहत आईसीजे को क्या है, ये इंडिकेट प्रोविजनल मेजर इन एनी केस बिफोर इन इट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द राइट ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व। मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो भी आपका ये मेजर है, प्रोविजनल मेजर्स है, ठीक है। जो भी इंटरिम, एक तरह से समझ लीजिए इंटरिम रिलीफ टाइप का है, ठीक है, कि आपको जो है ना जब तक डिसीजन नहीं आया तब तक आप प्रोविजनल मेजर लगा करके वहां पे शांति स्थापित करने की कोशिश की गई ताकि जो पार्टीज इन्वॉल्व उनका राइट को बचाया जा सके। जब आईसीजे ऐसे प्रोविजनल मेजर्स लाते तो पार्टीज टू द डिस्प्यूट एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैव टू बी नोटिफाइड। ये बात तो सही है कि अगर अब जो प्रोविजनल मेजर्स जब भी लागू करवाएगा तो जो भी पार्टी कंसर्न है उन्हें तो इसे बताना ही पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा प्रोविजनल मेजर्स हम लगा रहे हैं। लेकिन साथ में एक और इंपॉर्टेंट जगह बताना वो क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी ये बात पता चलनी चाहिए, ठीक है। और ये हम जानेंगे आगे आर्टिकल में कि ऐसा क्यों है। अंतिम 2001 तक ये था कि प्रोविजनल मेजर जो होते हैं वो बाइंडिंग है कि नहीं ये पता नहीं था, लेकिन लैग ग्रांट केस 2001 में ये बात क्लियरली आईसीजे ने बताया कि प्रोविजनल मेथड जो है बाइंडिंग होते हैं कैरेक्टर में और क्रिएट करते हैं इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन। फर्दर प्रोविजनल मेथड में इंडिकेटेड बाय आईसीजे आइदर ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट पार्टी और प्रोप्रियो मुटु। मतलब इसका सीधा बात है कि आइदर पार्टी रिक्वेस्ट कर देता या फिर जो है अपने मतलब कि खुद ही ऑन इट्स ओन मोशन अपने मन से भी ये ले सकता है, सो मोटो जिसको हम लोग कहते हैं। आईसीजे हैज हेल्ड इन तेहरान होस्टेज केस इन 1980 दैट पार्टी का जो भी पार्टी इसका है, इसमें जो पार्टी इस केस से रिलेटेड है अगर वो नहीं भी आएगा तो इसका ये मतलब नहीं कि ऑब्स्टिकल है वो प्रोविजनल मेजर्स देने में आए, तब भी हम प्रोविजनल मेजर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि अभी ये क्यों ये बात क्यों आ रही है सामने, क्योंकि रशिया ने मना कर दिया जाने से यहाँ वर्ड हियरिंग में आईसीजे के, ठीक है। तो इसी कारण यार कि रशिया के नहीं भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रोविजनल मेजर तब भी पास कर सकते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन कैन आईसीजे पावर्स बी एक्सरसाइज, पावर्स कब एक्सरसाइज कर, ये पावर जो है ये कब कब एक्सरसाइज किया जाता है, सर्टेन कंडीशंस है और ये कंडीशंस को जस्टिफाई किया गया इसे बताया गया है वेरियस केसेस के थ्रू। इसमें एक है ये पावर को तभी किया जाएगा जब ये प्लॉसिबल हो, मतलब क्या प्लॉसिबल हो, एटलीस्ट प्लॉसिबल। Look, here it is. It may be exercised. It may exercise the power to indicate provisional measure only if it is satisfies that rights which are being asserted by the party which is requesting provisional measure is at least plausible. At least possible हो कि हाँ वो right उसका हनन हो रहा है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, plausible right of not being subject to military operations by Russia। तो अभी हो क्या रहा है कि अभी यूक्रेन का जो right है, जो possible right है कि उसको ये right है कि वो रशिया का military operations का subject नहीं हो, तो उसका इस चीज का right का हनन हुआ है, इसीलिए क्या हो गया ये इसके jurisdiction में आ गया, ठीक है। सेकंड, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आईसीजे स्टेज ऑफ प्रोविजनल मेजर डज नॉट engage in definitive analysis of whether rights which are claimed by the applicant actually exist, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अब ये जो क्लेम किया है एप्लीकेंट ने राइट उसका भी चेक करने बैठ जाएगा आईसीजे, वैसा कुछ नहीं है। आईसीजे जो है पहले ये प्रोविजनल मेजर्स दे देगा, उसके बाद वो सब होता रहेगा, क्योंकि पहले शांति स्थापित करना जरूरी होती है, ना कि पहले फैक्ट्स को क्लियर करना है। ग्राउंड फैक्ट क्या है कि वहाँ लड़ाई हो रहा है तो पहले वहाँ शांति स्थापित करेंगे, उसके बाद ही ना हम देखेंगे कि उसका राइट्स का हनन हुआ या नहीं हुआ या जो भी उसका मेरिट है केस का, वो बात में देखेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग शांति स्थापित करने की कोशिश करेंगे, जो नॉर्मल लॉ में होता है वो यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। सेकंड, देयर इज अ मस्ट लिंक बिटवीन द प्रोविजनल मेजर व्हिच हैज बीन रिक्वेस्टेड एंड द प्लॉसिबल राइट टू
बी प्रिजर्व बाय सच मेजर। अब देखो जो भी तुम्हारा ये प्रोविजनल मेजर का रूलिंग आया है, ठीक है, अब उसका कोई लेना देना तो होना चाहिए ना राइट से, जो राइट उसका एडवोकेट हो रहा है, जो भी राइट जिसका पॉसिबल हनन होने की संभावना है उससे ही रिलेटेड होना चाहिए पॉसिबल मेजर्स, ठीक है। तीसरा क्या, थर्ड, देयर मस्ट बी रियल एंड इमीडिएट रिस्क ऑफ इररिपेयरेबल प्रेजुडिस टू द राइट क्लेम बिफोर द आईसीजे, ठीक है। तो तीसरा क्या होना चाहिए, रियल मतलब असली और तुरंत, मतलब कि इमीडिएट होना चाहिए रिस्क किस चीज का, इररिप्लेसेबल प्रेजुडिस का टू द राइट क्लेम बिफोर आईसीजे। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट इन that the mounting loss of human lives, harm to environment and right refugee crisis are all instances of irreparable harm and prejudice justifying indication of provisional measure। मतलब किस किस केसेस में आ सकते हैं, एग्जांपल दिया है इसने, बहुत ज्यादा अगर ह्यूमन डेथ हो जाए जैसा अभी हो रहा है रशिया और यूक्रेन क्राइसिस में, इन्वायरमेंट को हार्म हो जाए, हो रहा है, रेडिएशन आने का खतरा हो गया था यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट से, और रेफ्यूजी क्राइसिस तो ऑब्वियसली होगा ही, जहां भी वॉर सिचुएशन होगा वहाँ रेफ्यूजी क्राइसिस हो गई। यूक्रेन से आपको पता ही है कि यूक्रेन से जो है अगल बगल के कंट्रीज में, जैसे यूक्रेन से पोलैंड में और आपका छोटा मोल्दोवा में और अदर हंगरी में और अदर जगह पे, क्या इधर से तो रशिया और यही है, तो रशिया है और एक है ये इसका नाम है कंप्लीट, ठीक है। तो इधर साइड जो है पलायन हो रहा है, ठीक है। तो पलायन के समय, इन्वायरमेंट के लॉस के समय और अदर रिफ्यूजी क्राइसिस के समय, ह्यूमन लाइफ के लॉस के समय क्या होगा, ये अपने आप आ जाएगा ये चीज, ठीक है। प्रोविजनल मेजर्स को लगाया जा सकता है। अब आगे क्या हो सकता है, व्हाट लाइज अहेड, प्रोविजनल मेजर्स देखो बाइंडिंग है, और नॉन कंप्लायंस क्या लीड करता है, किस चीज में लीड करता है, ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन। हाउएवर आईसीजे के पास कुछ है नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं है इसको जो है सिक्योर करने का, एनफोर्समेंट ऑफ द जजमेंट, ठीक है। और इसके लिए क्या कहता है यूएन चार्टर, इसके लिए कहता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज रिस्पांसिबल फॉर टू टेक नेसेसरी मेजर्स नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू जजमेंट। हाउएवर the possibility in present case is believed given that Russia has veto power। अब देखो यूएनएससी का तो मेंबर ही है रशिया, तो रशिया के पास खुद वीटो पावर है, तो अब यूएनएससी क्या करेगा इसमें, ठीक है। तो इसका एक और ये एडिशनली एक है, आर्टिकल 14 बोलता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है यूएन चार्टर के रिकमेंड कर सकते हैं, देखो गॉड्स वर्डिंग देखो, रिकमेंड, ये नहीं बोल रहा है कि वो एम्पावर्ड है, कि रिकमेंड कर सकता है मेजर्स फॉर पीसफुल एडजस्टमेंट ऑफ एनी सिचुएशन, ठीक है। फॉर द यूनाइटिंग एग्जांपल है यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन जो हुआ था अडॉप्टेड 1950 बाय यूएनजीए, इसने क्या कहा कोरियन वॉर के समय कि ऑथराइज किया यूएनजीए को कि कंसीडर एनी मैटर व्हिच थ्रेट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी टू मेक अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन टू मेंबर फॉर कलेक्टिव मेजर्स इंक्लूडिंग यूज ऑफ आर्म फोर्स, ठीक है। ये रिकमेंड करेगा सारे मेंबर्स को किस चीज के लिए, कलेक्टिव मेजर्स के लिए, और अगर जरूरत पड़े तो आर्म फोर्स का भी यूज करने के लिए। द पावर ऑफ यूएनजीए टू रिकमेंड मेजर्स फॉर पीसफुल एडजस्टमेंट हैज बीन अफर्म्ड बाय आईसीजे इन सेवरल केसेस, और ये जो है ये पावर जो इसको मिली, ये यूएनजी का जो ये पावर है रिकमेंडेशन का, उसको आईसीजे ने भी अपहोल्ड किया बहुत सारे केसेस में, ठीक है। और अब देखो अब प्रॉब्लम क्या है, रशिया तो बात मान नहीं रहा है, ना वो हियरिंग में आया और ना ही जितना बात आईसीजे ने प्रोविजनल मेजर्स दिए उसको तो मानने का तो खैर सवाल ही नहीं है रशिया का, ठीक है। तो नॉन कंप्लायंस क्या होगा, ये प्रोविजनल मेजर का नॉन कंप्लायंस जो वो लेजिटिमाइज करेगा और जस्टिफाई करेगा जो काउंटर मेजर्स अगेंस्ट रशिया, मतलब ये ओपोनेंट, रशियन ओपोनेंट को एक होने का एक चांस देगा। ये एक जो है स्ट्रेटेजिक ब्लंडर हो सकता है, अब देखना है कैसे इसको रशिया टेकअप करता है, ठीक है। इंटरेस्टिंगली एनफ रशिया हैज बीन किक्ड आउट ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप विद इमीडिएट इफेक्ट ऑन द सेम डे आईसीजे प्रोविजनल मेजर्स इंडिकेटेड, और एक ये इंस्टेंस हो गया जैसे ही, मतलब तुरंत ही जो है उसको, जैसे ही ये प्रोविजनल मेजर्स दिया गया उसके तुरंत बाद ही रशिया को जो है काउंसिल फॉर यूरोप से हटा दिया गया, ठीक है। इस न्यूज़ में हम देखते हैं कि टीएस त्रिमूर्ति जी जो थे, जो भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशंस में, उनको एक्सटेंशन दिया गया। क्यों एक्सटेंशन दिया गया, बहुत सिंपल सी रीजन है, क्योंकि अभी वर्ल्ड बहुत अनस्टेबल है रशिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण, और इंडिया चाहता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो है वो कंटिन्यूटी उनका बना रहे, ठीक है। और हम इस आर्टिकल में देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उनका उन्हें जो है मई तक, ठीक है, मार्च 31 को रिटायर करने वाले थे, अब उन्हें अप्रैल 1 से लेकर के जून 30 तक जो है उनको एक्सटेंशन दे दिया गया है, और सेंटर वांट्स टू कीप अ स्टडी हैंड एट यूएनएससी ड्यूरिंग क्रूशियल पीरियड, ठीक है। और इंडिया अभी यूएनएससी का क्या अभी हेड भी कर रहा है यूएनएससी को, सिक्योरिटी काउंसिल को, तो इस क्रूशियल पीरियड में जहां वॉर की सिचुएशन बनी, वॉर हो रही है एक्चुअली, ग्राउंड पे वॉर लड़ी जा रही है, तो उस समय हमें एक एक्सपीरियंस हैंड चाहिए था वहां पे, और इसीलिए टीएस त्रिमूर्ति साहब को क्या किया गया, उन्हें उनका ये एक्सटेंड कर दिया गया है, ओके। नाउ ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ओआईसी इज गाइडेड बाय नेशनल एजेंडा ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र के एजेंडा से पूरा एक ओआईसी जो इस्लामिक संगठन का ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, वो हमारे स्पोक पर्सन ने कहा है कि वो सिर्फ एक नेशन के एजेंडा से चलता है, वो एक नेशन कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए, वो एक नेशन है पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान के एजेंडा पर ये चलती है, ऐसा हमारे स्पोक पर्सन ने कहा है, हम देखेंगे उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। कारण इसका बहुत सिंपल है, ओआईसी ने इस साल किसे इन्वाइट किया, इस साल हुर्रियत वालों को इन्वाइट किया है, और हुर्रियत हमारे यहाँ क्या है, हुर्रियत जो है हमारे यहाँ एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखी जा रही है, ठीक है। ऑफ लेट ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखी जा रही है, तो अब इसे अगर आप एक टेररिस्ट ग्रुप को अपने ओआईसी अपने मंच देंगे तो हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग ये समझेंगे कि एंटी इंडिया काम कर रहा है ये, ठीक है। और इसीलिए इन्होंने कहा इंडिया आस्क इट नॉट टू बैक द टेरर ग्रुप्स, ठीक है, यही बात मैंने बता दी आपको। इंडिया टेक्स वेरी सीरियस व्यूज ऑफ एक्शंस aimed at subverting and violating our sovereignty, ठीक है, ये हमारी sovereignty को वायलेट करेगा, तो हम लोग इस पे बहुत सख्त एक्शन लेने और व्यूज और एक्शन लेने को हमेशा तैयार रहे, ठीक है। बस यही है इसमें बात कि हुर्रियत को उन्होंने बुलाया, और फिर ये किस लिए बुलाया, इसके पीछे का रीजनिंग क्या दिया गया है हमारे गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, ये रीजनिंग दिया गया है कि पाकिस्तान चूंकि हमेशा से इंडिया में अनस्टेबिलिटी लाना चाहता है, और पाकिस्तान की जो ये नीति है कश्मीर को लेकर के कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स,
ठीक है, तो उसके तहत ये बार बार कश्मीर को अनस्टेबल, जम्मू एंड कश्मीर को अनस्टेबल करना चाहता है। 360 के 370 के एप्लीकेशन के बाद से पाकिस्तान ये कर नहीं पा रहा, तो एक ये नया तरीका, नया पैंतरा निकाला है ये किस चीज़ के लिए, इंडिया को फिर से परेशान करने के लिए, हुर्रियत को फिर से रिजुमिनेट करने के लिए, ताकि इंडिया अनस्टेबल रहे। बट इंडिया ने इसे भांप लिया और देखते हैं आगे इंडिया इस पर क्या एक्शन लेती है और किस तरह से इसको सॉल्व करती है। ओके, इस न्यूज़ में क्या हुआ है, इस न्यूज़ में यह है कि फिर से गवर्नमेंट ने कहा है कि सील्ड कवर तो हमने पास्ट में भी दे रखा है, तो अभी क्या परेशानी है। देखो ये किस चीज़ के लिए, ये अगेन कुछ दिन से न्यूज़ में चल रहा है, सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस। ओके, मैंने कल के न्यूज़पेपर में इस पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो जाके उसे देख लें, प्लेलिस्ट को मैंने लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, फाइन। तो ये इसने क्या अलाउ किया, सील्ड कवर पहले भी गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि आपने पहले भी किया तो आप क्या दिक्कत है। गवर्नमेंट हैज ऑफन जस्टिफाइड द मेजर साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी और सेफगार्ड सैनिटी ऑफ ऑनगोइंग प्रोब, फाइन। तो दो चीजें जिस पे नेशनल, जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ये बात बोलती है, नेशनल सिक्योरिटी और सेफगार्डिंग सैनिटी ऑफ द ऑनगोइंग प्रोब, ठीक है। तो यही है, इस आर्टिकल में ज्यादा कुछ है नहीं, इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया सील्ड कवर इन पास्ट। ओके, इंडियन एयरफोर्स टू एम्प्लॉय डायरेक्ट टैक्टिकल प्लानिंग ऑफ S-400। देखिए ये न्यूज आने के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट कारण क्या है। ये S-400 हमें पता है कि हमने किससे लिया है, रशिया से लिया है। एक तो रशिया क्राइसिस, यूक्रेन रशिया क्राइसिस चल रहा है, दूसरे के S-400 के दो अभी मतलब फिलहाल इंडियन सब कॉन्टिनेंट दो इंपॉर्टेंट पावर्स है जो ये रखते हैं, इंडिया है और दूसरा चाइना। वी आर बोथ नेबर्स, और हमने ये लिया भी क्यों था, चाइना और पाकिस्तान से बचने के लिए। तो चाइना के पास भी है, इंडिया के पास भी है, तो हम वी आर now what we are both India and China has equal powers in this context. Okay, so how to create that inequality, or how to create that inequality of power? Okay, inequality of power कैसे, और say asymmetry of power. Okay, how to create that asymmetry? It is very easy. We have to develop a tactical planning. How we'll be positioning it, what would be the time of attack, how to counter attack. All those planning needs to be done, and for that IAF Indian Air Force will be employing this direct tactical planning skills called S-400. Okay, so S-400 के साथ क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट टैक्टिकल प्लानिंग करेंगे, ताकि क्या हो सके, ताकि जो पावर की एसिमेट्री क्रिएट हो सके और ये प्रॉपर डेटरेंस का काम करे, ठीक है। डेटरेंस, अब देखिए दोनों कंट्री न्यूक्लियर कंट्री, तो हम लोग डेटरेंस पे तो खैर यहाँ कर ही नहीं पाएंगे, न्यूक्लियर का डेटरेंस तो देने का कोई मतलब नहीं बनता, और न्यूक्लियर हमेशा डेटरेंस के ही काम आता है, अल्टीमेट स्टेज का डेटरेंस है। तो जब भी कन्वेंशनल वॉरफेयर होगा तो एसिमेट्री कैसे क्रिएट होगी, इस तरह से ही क्रिएट होगी, फाइन। ओके, ग्लोबल डेवलपमेंट पोज रिस्क टू इकोनॉमी। आरबीआई ऑफिसर्स का क्या कहना है कि जो भी ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एग्जैक्टली उनका किससे मतलब ग्लोबल डेवलपमेंट से, सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ओके, बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, दैट हैज लेड टू व्हाट, ऑयल प्राइसेस में राइज कर दिया, प्लस अदर कमोडिटीज में भी राइज हो गया है। तो इसके इसी से मैं इनका कहना है, और ये रिस्क इकोनॉमी पे ये जो 4 लाइन का इन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये पूरी बात को समराइज बहुत अच्छे से करता है। इंडियाज मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल रिमेंस स्ट्रांग, मतलब एज ऑफ नाउ इट इज स्ट्रांग, इट इज वेल पोजिशन, इट इज डूइंग वेल। ओके, तो अभी के लिए ठीक है, बट द अनफोल्डिंग ग्लोबल डेवलपमेंट्स पोज डाउनसाइड रिस्क इन टर्म ऑफ स्पिल ओवर। जो भी तुम्हारा ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रहा है उसका स्पिल ओवर तो होगा ही, ठीक है। तो स्पिल ओवर जैसे ही होगा तो वो इंडिया पे भी आएगा, इंडिया पे आने ही लगा है, ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगे हैं धीरे धीरे। ओके, तो यही वो कहना चाह रहे हैं इस आर्टिकल के थ्रू। आर्टिकल बहुत ईजी है, इसे आप पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। ओके, स्पाइरलिंग ऑयल प्राइसेस, अनसेटल फाइनेंशियल मार्केट आर फ्रेश हेडविंड्स टू रिकवरी, ये सब प्रॉब्लम्स है अभी रिकवरी के लिए। क्या क्या है, क्यों रिकवरी, क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में हम जी रहे हैं और पैंडेमिक अभी खत्म हुआ, वर्ल्ड रिकवर किया नहीं। स्पाइरलिंग ऑयल प्राइसेस जो दिन पे दिन क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि इंडियन इकोनॉमी पे बहुत असर आ रहा है। और दूसरा न्यूज़ है, यूक्रेन वॉर कुड कट 1% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। ओईसीडी का कहना है, आप मुझे कमेंट में बताइए कि ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है और ओईसीडी की इंपॉर्टेंट कंट्रीज कौन कौन सी है, ठीक है। तो यूक्रेन क्राइसिस कुड नॉक मोर देन 1% परसेंटेज पॉइंट ऑफ ग्लोबल ग्रोथ, मतलब जो भी ग्लोबल ग्रोथ होता है उसमें 1% रिडक्शन कर देगा ये। और दूसरा कह रहा है कि 2.5 परसेंटेज पॉइंट टू इन्फ्लेशन को क्या करेगा ये, 2.5% से बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने इकोनॉमिक सर्वे में देखा था कि वर्ल्ड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इमर्ज हो रही है, वो क्या इमर्ज हो रही है, वो इन्फ्लेशन के रूप में इमर्ज हो रही है, और इंडिया भी उससे अछूता नहीं है। अगर ओईसीडी कंट्रीज में इन्फ्लेशन आता है तो ऑब्वियसली इंडिया में भी इन्फ्लेशन आने का खतरा रहेगा। और 1% अगर ओईसीडी का अगर ओवरऑल ग्रोथ 1% गिरता है तो इंडिया का ग्रोथ हो सकता है कि इंडिया राइज कर रहा हो, लेकिन फिर पोटेंशियल घट जाएगा, जो जितना राइज करना चाहिए था वर्ल्ड की ग्रोथ के साथ उससे कम राइज होगा, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम आएगी, और ये यूक्रेन वॉर जो है ये सब प्रॉब्लम ला सकता है, ऐसा ओईसीडी का कहना है। ओके, मुझे आशा है कि आप सबको यह एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आई है तो कृपया करिए इसे एक लाइक दें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी बहुत मदद होती है। और मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। अच्छे से प्रिपेयर करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।